गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के फ्राइडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। अच्छा, आप सब सोच रहे होंगे फ्राइडे है, ऊपर के दर्शन नहीं कर, ऊपर मतलब न्यूज रूम के दर्शन नहीं कराया आज। तो थोड़ा सा डर गया था मैं। आज असल में एक मैनेजमेंट लाइंड अप था और ऐसा ना हो कोई जैसे शर्मिला को सुनने में दिक्कत आती है कई बार। शर्मिला जुड़ चुकी है, shamilajoshi.com की शर्मिला जोशी। शर्मिला वेलकम। तो पिछली बार ऑडियो इशू आया था, मैंने कहा ऐसा ना मैनेजमेंट के साथ इशू आ जाए तो शो ही गड़बड़ा जाए पूरा। तो मैंने आज सेफ्टी के लिए स्टूडियो से शो करना डिसाइड किया था। दरअसल शर्मा से तो कर बातचीत होगी, हम लोग की क्वेरी शर्मिला सॉल्व करेंगी। प्लस आज जो आईपीओ खुला हुआ है बाजार में, डे 2 जिसका है, विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर साहब भी जुड़ेंगे, तो समझेंगे आईपीओ जो आ रहा है इस कंपनी के बारे में डिटेल में चर्चा होगी। इसलिए मैंने कहा कि आज अरे सर जुड़ चुके हैं, मनोहर सर थोड़ी देर में आऊंगा आपके पास। तो भाई कुछ देर में मैनेजमेंट से बातचीत भी होगी, तो इसीलिए आज हम लोग न्यूज रूम में नहीं गए, फ्राइडे एडिशन में आज यहीं पे स्टूडियो से ही करेंगे। डाइए दिखाइए स्क्रीन पे हम तक रीच आउट करने के तरह तरह के तरीके। वो एक्स आईडी यानी कि ट्विटर आईडी, इंस्टाग्राम और थ्रेड आईडी तीनों सिमिलर है। जो कंफर्टेबल हो, जो कन्वीनियंट हो, उसके थ्रू रीच आउट करिए। एल्स जो टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर है, वो भी स्क्रीन पर रख दिया है, इस पे रीच आउट करिए। हमारी टीम्स उन पब्लिक नंबर्स को भी कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करती रहती हैं, फीड्स को मॉनिटर करती रहती हैं, तो थ्रेश आउट कर लेंगी जो जो लेडीज की क्वेरीज होंगी। पर कंफर्ट जहां पे आ रहा हो आपका, आप उस हिसाब से रीच करेंगे। लाइए भाई मार्केट दिखाइए स्क्रीन पे। दिक्कत भरा बाजार। खैर आज तो ग्लोबल समीकरण बिगड़े हुए थे, जो आज सुबह चर्चा भी हो रही थी। कल दरअसल सेशन ने वैसे ही हमारा मूड बिगाड़ दिया। परफेक्ट दिन था निफ्टी के लिए अच्छा दमखम दिखाने का, चाहे वो ग्लोबल संकेत हो या हमारे खुद के ट्रेड सेटअप हो, बट डिसअपॉइंटिंग रहा था। वो 585 से जो घूमे थे, 400 के नीचे स्लिप होते हुए नजर आए, तो मूड बिगड़ गया था कल। दिक्कत वाला सेशन प्ले आउट हुआ। उसके बाद आज सुबह के सारे समीकरण दिक्कत वाले थे। यूएस में 1 से 2% तीनों बेंचमार्क दबाव में, पूरा एशिया पेन में, प्रॉफिट टेकिंग की गिरफ्त में। रीजन एट्रीब्यूट करा जा रहा था जेरोमी पॉवेल साहब की स्पीच जो आज शाम को जैक्सन होल यूएस में होनी है। जैक्सन होल दरअसल एक एनुअल सिंपोजियम होता है यूएस में, जिसमें दुनिया भर के सेंट्रल बैंकर, जाने माने इकोनॉमिस्ट, जाने माने फाइनेंशियल मार्केट्स के वेटरन्स पार्टिसिपेट करते हैं। और हर साल वो जैक्सन होल की व्योमिंग में कॉन्फ्रेंस में फेड चेयर का जो स्पीच होती है, वो बहुत अच्छी तरीके से आने वाले 12 महीने 1 साल का रूपरेखा डिसाइड करके देती है। क्या सोच रहा है फेड, क्या सोच रहे हैं फेड चेयर, क्या स्टेप्स लेंगे, कहां नजर रहेगी, वो काफी हद तक सटल हिंट्स वहां से आते हैं। उससे पहले की कहा जा रहा है नर्वसनेस है, प्रॉफिट टेकिंग है। खैर जो भी हो, हमारे लिए दिक्कत की बात यह है कि हमने 12,300 के नीचे। आज एक बस अच्छी बात यह हुई कि आज सुबह जो बड़े बेस की बात हो रही थी, 221 के लेवल्स, उनको वायलेट करते करते वहीं से बाजार घूम गया। एक ही रिस्पाइट की बात है, अदरवाइज चौतरफा मुनाफा वसूली है। वो जो ब्रॉडर मार्केट, मिड कैप, स्मॉल कैप्स, लगातार हम चर्चा करते रहते हैं आउट परफॉर्मेंस की, बायंसी की, आज वहां पे भी प्रॉफिट टेकिंग। मिड कैप्स 2.5% दबाव में, ब्रेथ अच्छी खासी कमजोर है। खैर मार्केट टिकर टीम नीचे चलाती रहेगी। सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं। आज कोलकाता जाना है, आज नई दिल्ली जाना है और फिर से कोलकाता। अच्छा, एक कोलकाता की क्वेरी के लिए मैम जुड़ नहीं पा रही है, कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है। जो भी इशू है, जो जो जुड़ चुके हैं वो आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। सबसे पहले श्वेता जी के पास कोलकाता जा रहा हूं। श्वेता मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन एंड नमस्ते। नमस्ते मैम। मैम क्या करते हो कोलकाता में आप? मैं ऐसे आई एम अ हाउसवाइफ, बट माय पैशन इज इंटीरियर डिजाइनिंग। तो फिर पैशन को फॉलो क्यों नहीं करा? कर रहे हैं। घर का इंटीरियर आप ही ने करा है पूरा? हाँ, घर का इंटीरियर आपने करा है? हाँ मैंने किया। हाँ, दिख अच्छा सा रहा है पीछे। श्वेता मैम, फंडामेंटली स्टॉक चुनते हो, टेक्निकली चुनते हो, कैसे अप्रोच कर रहे हो, या कोई गाइड कर रहा है? Actually, after Corona, during the period 2020, I started getting bored. So I thought my son helped me. He said, "Let's you start it." So मैंने तब से start करना चालू किया। मैंने JSW शेयर 1100 शेयर्स खरीदे at the rate of 160. होल्डिंग में है, तो अभी ये 765 जा रहा है। हाँ. तो what should I do? Should I इस पे इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है, तो इसको
रखना है प्रॉफिट के लिए या टाटा स्टील या जिंदल स्टील में स्विच ऑन करूं? 160 पे लिया, हाँ 760 के ऊपर चल रहा है। हाँ गजब। 1100 ये सन का आइडिया था कि आपका खुद का आइडिया था ये जेएसडब्ल्यू? मेरा आइडिया था। गजब आइडिया था आपका, मल्टी बैगर बन गया है। अब आप पूछो क्या, मुनाफा बांध के स्विच करूं किसी दूसरी मेटल कंपनी में, इसी में बना रहूं, ऐसा पूछूं? हाँ जिंदल स्टील में जाऊं या टाटा स्टील में जाऊं या फिर इसमें ही रहूं? शर्मिला क्या करा जाए भाई? 600 रुपए का नीट मुनाफा पर शेयर, अच्छी खासी क्वांटिटी। बिल्कुल, और कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने बहुत अच्छा स्टॉक चुना एट अ वेरी गुड प्राइस। तो मेरे हिसाब से इसी वजह से मैं ये कहूंगी कि आपको स्विच करना इतना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि दो मीनिंग जेएसडब्ल्यू स्टील बहुत अच्छा स्टॉक है ही, टाटा स्टील और जिंदाल स्टील भी बहुत अच्छे स्टॉक है। बट आई थिंक आपका जो मीनिंग है ये है कि आपने जेएसडब्ल्यू स्टील बहुत अच्छे प्राइस पे अक्वायर किया है। तो अब सिर्फ सवाल ये है कि पूरे मेटल स्पेस में थोड़ा एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो उस वजह से हम थोड़ा बहुत एक शायद करेक्शन देख सके जेएसडब्ल्यू स्टील में। लेकिन क्योंकि आपने इतने अच्छे प्राइस में ये स्टॉक लिया है और क्योंकि ये इतना अच्छा स्टॉक है, मेरे हिसाब से आपको इसी के साथ बने रहना चाहिए। ये श्वेता मैम, 1100 क्वांटिटी है कि 11,000 क्वांटिटी है? 1100 शेयर्स। 1100 ना? यस, अरे 1100 शेयर। हाँ, तो भी नीट है। 6,60,000 का मुनाफा तब भी होता है, 66 लाख हो जाता है डायरेक्टर साहब, आपने लिख दिया स्क्रीन पे। पर फिर भी बहुत बढ़िया, होल्ड करेंगे इसको मैम, जेएसडब्ल्यू स्टील को। बहुत अच्छी एंट्री आपकी। लौटता हूं अगली क्वेरी के लिए, पहले नई दिल्ली जा रहा हूं। माधुरी मैम, गुड आफ्टरनून। माधुरी मैम, आप कब से शेयर बाजार से जुड़े हो? माधुरी मैम, कितना टाइम हो गया? मैं जुड़ी नहीं हूँ, मैं सोच रही हूँ इन्वेस्टमेंट के लिए। मैं शेयर मार्केट देखती हूँ, सीएनबीसी आवाज, जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं देखती हूँ ये चीज। पर थोड़ा थोड़ा चीजें समझ में आती है, उतना जब टाइम मिलता है आप चीजें सीएनबीसी समझ में आवाज नहीं आ देखते रही है कि क्या हो? पैटर्न आप वो नेटफ्लिक्स वगैरह नहीं देखते? वो भी देखती हूँ कभी कभी। सच बोल रहे हो क्या? नेटफ्लिक्स छोड़ के आवाज देखते हो आप? नहीं मतलब देखती हूँ, पर दोनों चीजें हिसाब बराबर। जितना भी देखते हो काफी है, जो शेयर बाजार में एक्टिव ना होने के बावजूद। थैंक यू सो मच उसके लिए। माधुरी मैम, क्यों मन बना शेयर बाजार का? कुछ इंटरेस्ट कैसे जाग रहा है, या पैसा ज्यादा आ गया लगाने का मन कर रहा है? एक तो पैसा मुझे लग रहा है कि मुझे अब इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि मैंने कहीं पे भी इन्वेस्ट किया नहीं है। मैं जॉब करती हूँ Okay. और मेरे जो कलीग हैं साथ में, वो लोग भी मतलब इस चीज में देख रहे हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो वो थोड़ा देख के थोड़ा मैं इनकरेज होके मैंने सोचा कि मैं देखूं, इस चीज को इनिशिएट करूं। तो मैंने देखना शुरू किया, लेकिन पैटर्न मुझे इतना समझ में आया नहीं कि मतलब किसमें मैं इन्वेस्ट करूं शेयर मार्केट में। लेकिन इतना मुझे समझ में आया कि मैं थोड़े लंबे समय तक रहना चाह रही हूँ, क्योंकि मेरी एज भी अभी 28 है, तो मैं इस हिसाब से सोच रही हूँ। अपनी एज बता के आप हमको चिढ़ा रहे हो बेसिकली। खैर ठीक है, तो आपने डिसाइड किया शेयर बाजार में उतरने का। अच्छा, आपने डिसाइड करा है ये, तो मैं इसका आपकी मदद कैसे करूं? बेसिकली कौन से स्टॉक्स के साथ शुरू करूं? कौन से स्टॉक्स में एसआईपी होता है हर महीने, हर या एक डिफाइंड पीरियड में थोड़ा थोड़ा पैसा डालते रहना, उसके लिए कौन से स्टॉक चुनने, ऐसा पूछूं या कुछ और पूछूं? क्या पूछूं आपके लिए? मैं किस स्टॉक में इन्वेस्ट करूं, उसमें एसआईपी वगैरह में तो मेरा इतना नहीं है कि मंथली मुझे नहीं चाहिए। पर यह है कि एक लॉन्ग टर्म में एक अच्छा अमाउंट मेरे पास आ जाए, उस हिसाब से मैं शेयर लेना चाह रही हूँ। पर कौन सी कंपनी में या कौन से किस चीज में मैं शेयर में जाऊं, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा शर्मिला, आपके पास नया पैसा आया है, 3 ऐसे स्टॉक्स जो, एक तो हम रिटेल की बेसिक पहली बार उतर रहे हैं, तो थोड़ा सा रिस्क एवर्स हैं, हम ज्यादा नुकसान झेल नहीं पाएंगे, देख नहीं पाएंगे अपना पैसा जाता हुआ। जहां पे उस हिसाब से कंफर्ट आ रहा है, ऐसे कोई 3 स्टॉक जो अभी खरीद लूं मैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आपने कोई भी निवेश नहीं किया है, यानी आपका अगर म्यूचुअल फंड में भी एक्सपोजर नहीं है या स्टॉक्स में भी नहीं है जैसे आप कह रहे हैं, तो एक तो आपको ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट चालू करना चाहिए। भले आप वो किसी तरह करें, यू कैन, जब आपके पास पैसा हो, रादर देन बाइंग अ स्टॉक, आप एक इंडेक्स ईटीएफ ले लीजिए, कुछ भी। तो एक आपका ना एक मार्केट नीचे समझो गिर गया, तो उस टाइम आपने थोड़ा ईटीएफ ले लिया, तो वो एक आपके लिए बहुत बेहतर स्ट्रेटजी रह सकती है विद व्हाटएवर अमाउंट यू हैव। बट आई अंडरस्टैंड कि आपको डायरेक्टली स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करना है, तो वो जर्नी भी बहुत एक्साइटिंग रहती है और वो जरूर आपको यू शुड एक्सपीरियंस इट।
और आवाज एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप कोई भी शेयर दे, आप बार बार उनके पास राय लेने के लिए जा सकते हैं। और अब मैं जो 3 स्टॉक्स आपको दूंगी, तो ये जरूरी नहीं है कि मे बी इफ यू आस्क मी 1 मंथ लेटर, ये लिस्ट बदल भी सकता है, नॉट 1 मंथ लेटर, बट द पॉइंट भी कि ये आज के कॉन्टेक्स्ट में मुझे ये तीनों स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं। तो वो एक चीज आप ध्यान में रखिए। और एसआईपी अप्रोच उसमें भी आप करिए, क्योंकि पूरे पूरे आपके पास हर बार 3-3 नए स्टॉक्स मत कीजिए। आप सोच के चलिए कि मुझे 10 या 15 स्टॉक्स का बास्केट बनाने का है, और उसमें भी आप एसआईपी करिए, वेदर यू एवरेज अप और एवरेज डाउन, वो मार्केट के हिसाब से होगा। लेकिन एक आप 10-15 स्टॉक्स की सूची बनाइए। तो टू स्टार्ट ऑफ आई एम गिविंग यू 3 लार्ज कैप आइडियाज। एक एचडीएफसी बैंक होगा उसमें, उस पर आप ध्यान दे सकते हैं। आपको आईटी स्टॉक जरूर इसमें इंक्लूड करना है। तो आई लाइक एचसीएल टेक, लेकिन काफी मिड कैप स्टॉक्स भी अच्छे हैं, तो उनके बारे में भी आप सोच सकते हैं। तो वन वुड बी एचसीएल टेक, वन वुड बी एचडीएफसी बैंक, एंड वन शुड बी एन एफएमसीजी डिफेंसिव प्ले। तो मुझे तो आईटीसी काफी पसंद है, तो वो आईटीसी आप सोच सकते हैं। लेकिन आई थिंक इवन एन एचयूएल और समथिंग इज नॉट अ बैड आइडिया। तो ये 3 दिग्गज स्टॉक्स हैं। तो आपके 15 जो आप स्टॉक्स चुनेंगे, इनमें मेरे हिसाब से एक जगह होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। भाई माधुरी मैम, पहली बार शुरुआत कर रहे हो, अब तक इन्वेस्टमेंट नहीं करे थे, सबसे बेहतर रूट पहला तो म्यूचुअल फंड है। कोई बेहतर जानकार इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जो मार्की नेम है उसके थ्रू पैसा लगाएं, ज़्यादा अच्छा, जब हमें खुद नहीं पता तो। दूसरा, नहीं करना है ऐसा, खुद मैनेज करना है, तो ईटीएफ सबसे बेहतर रूट है। ईटीएफ मतलब वो निफ्टी पे, निफ्टी के किसी निफ्टी बैंक पे, आईटी पे किसी भी दाव लगाना है तो ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हैं, ट्रेड होते हैं, उनको खरीद लेने का। वो उन बेंचमार्क्स को, यानी कि निफ्टी 50 मान लीजिए खरीदा, तो निफ्टी 50 को एम्युलेट कर रहे होंगे। भारत की ग्रोथ स्टोरी हम वैसे पार्टिसिपेट कर लेंगे। फिर भी मन कर रहा हो खुद स्टॉक खरीदने हैं, तो 3 बेहतरीन पिक जो है इस समय लेने लायक मतलब एक मुश्त मत डालिएगा, इसलिए मैंने कहा था एसआईपी से मतलब है स्टैगर्ड वे में थोड़ा थोड़ा खरीदते चलिए। उनमें 3 स्टॉक्स में एचडीएफसी बैंक, एचसीएल टेक्नोलॉजीज और आईटीसी जैसे नाम है। अगर 3 चुनने तो ये सबसे प्रेफर्ड पिक्स होंगे, जहां पे कंफर्ट भी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स भी हैं और बहुत ज्यादा डाउनसाइड रिस्क नहीं है। ये है कहानी। लौट रहा हूं श्वेता मैम के पास। श्वेता मैम, अगला सवाल। मैंने एसआरएफ 500 शेयर्स लिए हैं, 2100 रुपये, 1 मंथ बिफोर, 1 ईयर होल्ड है, तो 1 ईयर होल्ड कर सकती हूँ। व्यू क्या है आपका? एसआरएफ 200 रुपए का मुनाफा हो रहा है, शर्मिला 1 साल के लिए होल्ड कर लूं? इस पर यस, आई थिंक फिर से उन्होंने बहुत अच्छा स्टॉक चुना है। दिक्कत सिर्फ एसआरएफ के लिए ये है कि केमिकल्स एज अ बास्केट हम देख रहे हैं कि थोड़े करेक्शन के थ्रू जा रहा है, क्योंकि कोविड के दरमियान 2021 में इनके लिए बहुत अच्छा समय था, क्योंकि सब लोग एक चाइना +1 सप्लायर ढूंढ रहे थे, और हम देख रहे थे कि काफी ये सब सेक्टर चर्चा में रहा। तो वो अब जो टेलविंड था वो निकल गया है, और थोड़ी हम देख रहे हैं कि इन प्रॉफिटेबिलिटी में, मार्जिन्स पर, इस सब चीजों का प्रेशर आया है। बट आई थिंक गिवन एसआरएफ का जिस तरह का प्रोफाइल है और जिस तरह की उनके आगे चलकर प्लान्स है, और क्योंकि आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तो मेरे हिसाब से आप बिल्कुल इसमें भी बने रह सकते हैं। ओके, चलिए इस नोट पर श्वेता मैम, माधुरी मैम, थैंक यू सो मच प्लेटफॉर्म पे जुड़ने के लिए। होप आपकी क्वेरी सॉल्व हुई होंगी। शर्मिला, बहुत अच्छी तरह सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए आपका भी धन्यवाद। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार आईपीओ मैनेजमेंट विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया, जो आईपीओ बाजार में खुला हुआ है, उस पर डिटेल में चर्चा। प्रॉमिस्ड, वो आईपीओ जो खुला हुआ है बाजार में, उसके मैनेजमेंट से कर ली जाए चर्चा। कंपनी का नाम है विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया, और इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री मनोहर लाल पुंगलिया साहब आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। मनोहर सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। आईपीओ की डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगी। आज डे 2 है, मंडे को इशू बंद होगा। 94 से 99 रुपीज का प्राइस बैंड, और बाकी की डिटेल्स चलती रहेंगी। और अभी अभी कुछ देर पहले टिकर टीम अपडेट कर रही थी कि डे 2 की शुरुआत में ही 6 गुना सब्सक्राइब होता हुआ। मनोहर सर, एक तो पहले मैं आपके आने से पहले पढ़ रहा था, एक ईपीसी कंपनी। अभी ईपीसी तो काफी क्लटर्ड स्पेस है, तो ये विष्णु प्रकाश पुंगलिया, इस कंपनी का फोकस क्या है, क्या करती है, आसान शब्दों में धंधा क्या है? और एक आउट ऑफ क्यूरोसिटी सवाल है, आप है मनोहर लाल पुंगलिया, ये कंपनी का नाम है विष्णु प्रकाश पुंगलिया,
ये विष्णु जी कौन है? सर मेरी एक कंपनी का जो नाम है विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया लिमिटेड। हाँ। ये कंपनी मेरे पिताजी रामजीवन जी पुंगलिया और मेरे अंकल विष्णु प्रकाश जी ने ये कंपनी चालू की थी सर। तब ये 86 के अंदर चालू की थी कंपनी। तो विष्णु प्रकाश आर का मतलब रामजीवन जी पुंगलिया। पहले ये पार्टनरशिप ही था, विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया था। फिर 2013 के अंदर इसको कंपनी में कन्वर्ट कर दिया, तो फिर इसमें लिमिटेड जोड़ के विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया लिमिटेड कर दिया सर। अब धंधे की बात आसान शब्दों में है क्या ये धंधा? ईपीसी मतलब किस स्पेस में फोकस है, क्या धंधा है, क्या कैसे स्टैंड आउट करती है कंपनी वीपीआरपीएल? सर हमारा जो इसमें जो धंधा है हमारा इंफ्रा में वाटर सप्लाई के प्रोजेक्ट करते हैं सर हम। हाँ। रेलवे और अपने रोड वर्क के काम हम लोग करते हैं सर। ये ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब जो हमारे को इसमें जो काम किया उसी का ही गवर्नमेंट हमको पेमेंट करती है, और इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और सब हम कंप्लीट करके हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं सर। अच्छा, आईपीओ के जरिए 308 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। जी सर। ये अच्छी बात है। मैं देख रहा था इंटायरली फ्रेश इशुएंस है, इसमें कोई करंट शेयर होल्डर माल नहीं छोड़ रहा है। मनोहर सर, इस पैसे का इस्तेमाल क्या करोगे आप? 300 करोड़ रुपए कहां डिप्लॉय करने हैं? सर ये हमारा 308 करोड़ का इशू है, वो बिल्कुल फ्रेश इशू है। ये हमारा इसमें 62 करोड़ रुपए हम इसमें इक्विपमेंट के लिए करेंगे, और 150 करोड़ रुपए कैपिटल के लिए है सर हमारा। और जो रिमेनिंग जो पैसा है वो हमारा इसमें जनरल के लिए है सर। वर्किंग कैपिटल के लिए है 150 करोड़ रुपए सर। तो लार्जली धंधे में पूरा फ्रेश इशुएंस से ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक इंफ्रा ईपीसी कंपनी के लिए मनोहर सर अगली इंपॉर्टेंट चीज होती है किस तरह का धंधा मिला हुआ है, ऑर्डर बुक कैसी है, अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक कहां खड़ी हुई है आपकी, प्लस आगे की विजिबिलिटी कैसी नजर आती है, किस तरह के कहां पे L1 क्या अपडेट्स हैं, वो पूरा समझाएं सर। अभी जो 15 जुलाई के हिसाब से जो हमारी अभी ऑर्डर बुक है वो 3,800 करोड़ रुपए की अभी हमारे पास ऑर्डर बुक है सर। और इंफ्रा के अंदर अभी जो आगे स्कोप आ रहा है वो भी भारत सरकार का है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के हैं, तो इनका भी बहुत बड़ा फोकस है यहाँ पे। तो आगे भी धंधा अच्छा रहेगा। और इसमें मैं अभी कुछ सेबी की गाइडलाइन है, तो मैं इतना ही बता सकता हूँ कि आगे भी इंफ्रा का जो गवर्नमेंट का फोकस है वो अच्छा रहेगा। पिछले साल पूरे साल के रेवेन्यूज थे 1100-1200 करोड़ रुपए के, आप कह रहे हो 3900 रुपीज की ऑर्डर बुक, तो 3 टाइम से ज्यादा का बुक टू बिल, तो अच्छी खासी विजिबिलिटी उस लिहाज से नजर आती है। अच्छा, 2 इश्यूज, एक कंसंट्रेशन रिस्क है मनोहर सर। कुल रेवेन्यूज का मैं देख रहा था वो राजस्थान से कहने के लिए कि इतने स्टेट्स में, इतनी यूनियन टेरिटरीज में ये कंपनी मौजूद, लेकिन 66% राजस्थान से। दूसरा, वाटर सप्लाई कुल रेवेन्यूज का, कुल ऑर्डर बुक का 85%। तो ये कंसंट्रेशन का जो रिस्क है ये आगे चलते हुए क्योंकि आपने कहा रेलवे, रोडवेज, इनके लिए काम, तो ये कंसंट्रेशन रिस्क रिड्यूस होता हुआ नजर आएगा क्या? और जब आप इस तरह से वाटर वर्क्स पे काम कर रहे हो तो ये सरकार की वो जल जीवन मिशन, नल से जल, स्वच्छ भारत, बहुत तगड़ा फायदा हो रहा है इससे आपको? सर ऐसे सर ये हमारी जो कंपनी है 36 साल पुरानी है। हमारा मेजर फोकस पहले वाटर सप्लाई के अंदर ही था सर। हम रेलवे के अंदर 2016 के अंदर आए, हम रेलवे के अंदर, और उसके बाद में अभी हमने रेलवे का काम काफी चालू किया है सर। और रोड के अंदर भी सर हम 2019 के अंदर ही आए थे, अपने रोड वर्क के अंदर। तो अब धीरे धीरे हमारा रेलवे और रोड के अंदर भी फोकस बढ़ रहा है। अभी जो आने वाला समय है उसमें भी जैसे गवर्नमेंट का फोकस रेलवे में भी ज्यादा है, रोड में भी ज्यादा है, तो इसका बेनिफिट हमको आगे भी मिलेगा सर। तो ये सरकार का जब आपने नाम लिया, तो सरकार से या सरकारी कंपनी से ये जो कुल 3800 करोड़ रुपीस की ऑर्डर बुक है, कितना कंसेंट्रेशन वहां से, कितना धंधा वहां से आता है? सरकार में डिपेंडेंस कितनी है? सरकार के ये सर मेजर वर्क तो हमारे पूरे। अच्छा, जाते जाते एक आखिरी सवाल सर। वित्त वर्ष 2020 से 23 के बीच में आय बढ़ी करीब 45-46% सालाना की दर से। जी सर। पिछले साल के मार्जिन बढ़िया 13.5% के आसपास। जी सर। अब आप आउटलुक पे तो बात नहीं करोगे, रेगुलेटर की गाइडलाइंस होंगी, पर इस तरह का मोमेंटम, इस तरह की ऑर्डर बुक को देखते हुए एक्सपेक्ट करें हम
वुड बी शेयर होल्डर्स इस तरह का मोमेंटम आगे इंटैक्ट रहेगा या मार्जिन इंटैक्ट रहेंगे, मार्जिन एक्सपैंड कर सकते हैं? सर मैं इसमें थोड़ी पूरी जानकारी देना चाहता हूं सर। हमारा जो कंपनी में जो इन हाउस इक्विपमेंट्स हमारे पास में बहुत अवेलेबल है। हमारी जो 3 सालों की जो ग्रोथ बढ़ने का रीजन यही रहा, क्योंकि हमने जो इक्विपमेंट परचेज करके जो हमने काम किया, तो इसमें हमारे को 2 बेनिफिट हुआ सर। एक तो काम भी हमारा समय पे हुआ और उसकी हमारी परचेजिंग कॉस्ट भी हमारे को कम में आई, और काम की क्वालिटी में भी उसमें भी हमको बेनिफिट मिला। और इस कारण ये हमारे इन हाउस होने से हमारे को अपने हमारी ग्रोथ में बढ़ोतरी हुई। और अभी हमने जो ये शेयर अब आईपीओ लेके आ रहे हैं, हाँ। उसमें 62 करोड़ रुपए हमने लोगों ने ओके, इक्विपमेंट के लिए हैं। हाँ। तो उसका भी हमको आगे बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस होने से हमको इसका फायदा होना ही है आगे से। ठीक है, तो कॉस्ट बचेंगी। जी सर। ठीक, बढ़िया। अच्छा, ये ठीक है, आपको बेस्ट विशेस। आपको आईपीओ तो खैर स्केप थ्रू कर ही गया है, भर ही गया पूरा, लेकिन मनोहर सर थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, बढ़िया तरीके से धंधा समझाने के लिए। आपने अपने कर्मचारियों को 9 रुपए डिस्काउंट दिया। हम रिटेल का कुछ नहीं सोचा, बस ये अफसोस रहा। लेकिन चलिए, वो कर्मचारियों को 9 रुपए डिस्काउंट दिया आपने इश्यू प्राइस पे, हम रिटेल को कुछ नहीं दिए। तो हमने ऐसे भी रेट हमने पहले से ही मैं मजाक कर रहा रखी है। हूँ, हाथों हाथ तो चल ही रहा है, सब्सक्रिप्शन अच्छे आ रहे हैं। मनोहर सर थैंक यू सो मच बातचीत करने के लिए, बेस्ट विशेस इस आईपीओ के लिए। थैंक यू। क्विकली